हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लिटरेरी माइंड के इस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में। ठीक है, ये लेक्चर मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, माई सेल्फ संतोष, और ये आपको दो पार्ट में मिलेगा। ये फर्स्ट पार्ट है अपने इस लेक्चर का, जिसमें हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। क्योंकि कोई भी एक्ट डायरेक्टली ऐसे नहीं आ जाता, उसके पीछे कुछ हिस्ट्री रही होती। और खासकर अगर हम बात करें ऐसे एक्ट की जो कि एक रेवोल्यूशनरी कदम था इंडिया में, जिसमें स्टेट्स का, सेंटर का काफ़ी ज़्यादा पैसा जाने वाला था, तो ऐसे एक्ट में जहाँ पे ये बात कर दिया गया कि भाई एलिमेंट्री एजुकेशन वो फ्री हो जाना चाहिए। 6 to 14 ईयर्स के बच्चे जितने भी हैं इंडिया में, आपको फ्री एजुकेशन उनको देना पड़ेगा, कंपलसरी एजुकेशन देना पड़ेगा उनको। तब तो ये तो पैसे वाली बात थी, सेंटर और स्टेट की जेब से अपना पैसा जाता। तो ऐसे एक्ट को क्यों लाया गया, मतलब कैसे लाया गया, क्यों तो छोड़िए कैसे लाया गया। ठीक है, तो ऐसे स्टेप्स जनरली लिए नहीं जाते इंडिया में, तो ये पहला रेवोल्यूशनरी जो है कदम उठाया गया था। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ प्रेशर्स रहे होंगे। वो प्रेशर क्या थे, अपने इंडियन गवर्नमेंट पे क्या प्रेशर रहा था, क्या वो कोई इंटरनेशनल प्रेशर था, तो ये सारी चीज़ें भी हम जानेंगे। क्या नीड पड़ी कि एजुकेशन को जो है वो कंपलसरी और फ्री कर दिया जाए 6 to 14 ईयर्स के बीच में। आप देख सकते हो कि आज इंडिया में एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री हो चुका है। 6 to 14 ईयर्स के बच्चे जितने भी आप देख सकते हो, मतलब देखते हो, उनको अगर नहीं एजुकेशन मिल रहा है तो आप उनको एडमिट करवा सकते हो जाके। ठीक है, आपको ऐसी चीज़ें पता लगेंगी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में कि जिसके तहत आप ऐसे बच्चों की हेल्प कर सकते हो जो कि अभी तक स्कूल में एनरोल नहीं हुए। एक भी पैसा नहीं वसूला जाता किसी भी चीज़ के लिए, ना कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर में। डेफिनेटली हम पार्ट 1 कवर कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। काफ़ी कुछ है जानने को। आप ऐसे बहुत सारे बच्चों की मदद कर सकते हो जो अभी तक एनरोल नहीं हुए हैं, जो अभी तक इलिटरेट हैं, आप उनकी मदद कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक्ट आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने लिए भी एज अ टीचर की, अगर मान लो बीएड कर रहे हो तो भी ज़रूरी है, और आगे जाके सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट कुछ भी आप बनोगे तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इन चीज़ों को जानो, समझो, पढ़ो। ठीक है, चलिए एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्या है, एक वेपन की तरह है जिसके थ्रू से, या फिर मान लो एक दिया की तरह है जो कि रोशनी करती है और अंधेरे को दूर कर देती है। तो मान लो जो भी अंधेरा छाया हुआ है इस पूरे वर्ल्ड में, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लाइट द वर्ल्ड विद योर नॉलेज, विद योर एजुकेशन। ठीक है, तो अगर हम बात करें एजुकेशन को फंडामेंटल राइट कब बनाया गया, वो बनाया गया था आपका 2002 में आर्टिकल 21A के तहत, जिसे बाद में इंसर्ट किया गया था 86th अमेंडमेंट में 2002 को इंसर्ट किया गया था। इससे पहले आपका फंडामेंटल राइट नहीं था एजुकेशन। ठीक है, स्टेट पॉलिसी में था, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में था, बट वो बाइंडिंग नहीं था कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि वो आपको एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगा। नहीं, वो नहीं था वो इससे पहले। ठीक है, तो एजुकेशन को कब इंसर्ट किया गया, 2002 में, और इसे एक जो है एक फंडामेंटल राइट बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट की भी एक कोटेशन है। मान लीजिए मैं आपसे सिंपली पूछता हूँ, सिंपल भाषा में प्रेजेंट करता हूँ। मान लीजिए आपके पास संविधान रखा हुआ है और आप इलिटरेट हो, तो क्या आप अपने राइट्स को एंजॉय कर पाओगे? डेफिनेटली नहीं कर पाओगे ना एंजॉय। आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप कैसे जब समझ पाओगे कि क्या बोला जा रहा है, क्या क्या मेरे राइट्स हैं, क्या मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो यही चीज़ बोला गया है। आर्टिकल 21 जो है पर्सनल लिबर्टी की बात करता है आपका। ठीक है, तो क्या खुली हवा में सांस लेना सिर्फ लिबर्टी है? नहीं, खुली हवा में सांस लेना सिर्फ लिबर्टी नहीं है। लिबर्टी को अगर कम्प्लीटली आप एंजॉय करना चाहते हो तो आपका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि आर्टिकल 21A बिल्कुल सही है, यानी कि जो बात करता है ये कि 6 to 14 ईयर्स के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन मिलना चाहिए, इसे बिल्कुल सही ठहराया गया। ठीक है, तो एजुकेशन आज की ग्लोबलाइजेशन की पीरियड की अगर हम बात करें तो एजुकेशन जो है वो बहुत बड़े मास लेवल पे आप देख सकते हो कि अब जो है किया जा रहा है। और इस चीज़ को सफल बनाने के लिए जो सबसे आगे जो है वो कौन है वो आपके टीचर्स हैं। तो अगर आज टीचर्स नहीं होते तो डेफिनेटली यू कैन थिंक कि क्या कंडीशन होती है हमारी। और इस टाइप के लॉज की भी बहुत ज़्यादा नीड है। टीचर्स होने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, लॉज भी होना चाहिए, जैसे इंडिया में ये लॉ बनाया गया। ठीक है, आज मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि 70 ईयर्स से भी ज़्यादा हो चुके हैं अपनी आज़ादी के। ठीक है, तो आप खुद बताओ कि आज तक आपने कितने इलिटरेट पर्सन देखे हैं। ये कमेंट सेक्शन में आप बताओ मेरे को। थोड़ा सा इंक्लूसिव बनाते हैं अपने इस लेक्चर को। क्या सभी आपको पढ़े लिखे अब तक मिले हैं? नहीं, जनरली आपने देखा होगा कुछ ना कुछ लोग जो हैं इलिटरेट हैं आपके। आपने देखा होगा कुछ माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो काफ़ी इलिटरेट होते हैं,
उनके बच्चे आजकल वैसे तो मान लीजिए पढ़ के निकल रहे हैं और काफ़ी अच्छी बात है, आप भी ऐसे लोगों की मदद कर सकते हो। डेफिनेटली मैं आपको कुछ ऐसे चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको पहली बार पता चलेगा इस एक्ट में, वो चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप बहुत सारे बच्चों की मदद कर सकते हो। ठीक है, चलिए राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट की हम बात कर रहे थे। तो 26 अगस्त 2009 को प्रेसिडेंट का इसमें कंसेंट मिल गया। 2009 की बात है ये सारा कुछ। ठीक है, तो 27 जो है अगस्त को इसमें ऑफिशियल गैजेट निकाल दिया गया इंडिया के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, विद इन द गैजेट ऑफ इंडिया ऑन 27 अगस्त 2009। और अगर बात करें कम्प्लीटली कब आम जनता के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, स्कूल्स के लिए, टीचर्स के लिए कब इसको लागू करवाया गया, मतलब कब कम्प्लीटली इसे लागू करवा दिया गया, वो था डेट आपका 1 अप्रैल 2010। तो ये कम्प्लीटली दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2010। याद कर लीजिए इस डेट को। ठीक है, बना 2009 में था, कम्प्लीटली लाया गया, इनेक्ट कर दिया गया, लागू कर दिया गया आम जनता के लिए, सभी के लिए 1 अप्रैल 2010 को, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात कही गई है। एक रेवोल्यूशनरी कदम था पूरे ऑल इंडिया में। ठीक है, अब बात करते हैं एजुकेशन की। अगर हम बात करें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे आ जाते हैं हम सीधा। ठीक है, जंप करते हैं। तो बहुत सारी दुनिया में जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, ज्यूरिस्ट हैं, उन्होंने क्या बोला, जैसे वॉर्न की बात कर लेते हैं कि चीफ जस्टिस हैं ये थे वैसे यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट, यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि सुप्रीम कोर्ट के। तो उन्होंने बोला कि एजुकेशन इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स, इट इज फंडामेंटल लॉ, फाउंडेशन ऑफ गुड सिटीजनशिप। ठीक है, पढ़े लिखे लोग रहेंगे, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे तो नेशन में कंट्रीब्यूट करेंगे। अनपढ़ होंगे डेफिनेटली कुछ प्रोड्यूस नहीं करने वाले फिर वो। ठीक है, शोषण अलग से होगा उनका, क्राइम रेट वगैरह बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं आपके एजुकेशन सेक्टर से ही। ठीक है, अब देखिए कोई भी चीज़ इंडिया में, मैंने आपको कहा था कि इंडियन गवर्नमेंट इतनी अच्छी नहीं है कि वो आपके मतलब अपनी जेब से उनका खर्चा होगा और वो कुछ कर दें, वेलफेयर स्कीम ले आए, इतना बढ़िया है ना। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बैकग्राउंड क्या था, एक इंटरनेशनल प्रेशर था। तो पहली जो रूट यानी कि पहली जो बीज बोई गई थी राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009 की, वो आपको मिल जाएगा यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या है कि अब देखो यूएन का पार्ट है इंडिया। अब जो भी स्टेट या फिर जो भी कंट्री, अब स्टेट मतलब बोलो तो कंट्री समझना अब, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो जितनी भी कंट्रीज़ थी आपकी, उन्होंने साइन कर रखा होगा, वो मेंबर रही होंगी यूएन की। तो जितने भी वहाँ पे कोवेनेंट होंगे, समझौते होंगे, कन्वेंशंस में जो भी समझौते होंगे, वो बाइंडिंग होता है कि भाई सभी फॉलो करो। तो उन्होंने क्या है, ह्यूमन राइट्स जो भी है यूएन का, उन्होंने डिक्लेयर किया 30 राइट्स। ठीक है, 30 आर्टिकल्स के फॉर्म में आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। नीचे वैसे कटिंग भी लगा रखी है मैंने, ये देखो 26 आर्टिकल है, 27, 28, 29, 30। तो ये टोटल जो है 30 इन्होंने एक बुकलेट टाइप का निकाला और जिसमें 30 राइट्स की बात करिए कि भाई ये ह्यूमन के राइट्स होने ही चाहिए। तो उसमें एक राइट था आपका आर्टिकल नंबर 26 जिसमें कुछ बोला गया है। और ये आया कब था, यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आपका 1948 में आया था। ठीक है, 26 आर्टिकल जो है, आर्टिकल नंबर 26, इसमें क्या बात कही गई, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर का पढ़ता हूँ, नीचे का पढ़ लेना। मेन चीज़ यही है, एवरीवन हैज़ द राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन शैल बी फ्री एटलीस्ट इन द एलिमेंट्री एंड फंडामेंटल स्टेजेस। तो भाई ये तो फ्री होना ही चाहिए। ठीक है, बाकी नीचे क्या बोला गया कि भाई पेरेंट्स को चूज मतलब करने का मौका मिलना चाहिए कि भाई वो बच्चे को क्या पढ़ाना चाहते, किस प्रकार की एजुकेशन दिलवाना चाहते। बट एटलीस्ट यहाँ पे ये बोला गया, हमारा पहला काम का है कि भाई स्टेट जो है बाइंडिंग होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि भाई एलिमेंट्री एजुकेशन और फंडामेंटल स्टेज पे जो भी एजुकेशन है वो फ्री होना चाहिए। अगर आगे की बात करें, टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन की भी बात करें आगे, तो उसको भी मेरिट बेस पे जो है खोल देना चाहिए, एक्सेसिबल बनाना चाहिए एजुकेशन को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन आपका फ्री होना चाहिए। तो ये तो अब प्रेशर पड़ा इंडिया पे, अच्छा जी बाहर से प्रेशर आ रहा है, इंटरनेशनल प्रेशर। तो जब ऐसे प्रेशर पड़ेंगे तो भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, है ना। तो ये 1948 की बात थी, यानी कि 47 में तो इंडिया आज़ादी हुआ था, 1947 में 15 अगस्त। एक साल बाद ही प्रेशर पड़ गया कि अच्छा चलो भाई पड़ गया। एक दूसरे टाइप का और क्या क्या कन्वेंशंस होने लगे धीरे धीरे। तो इंडिया की कुछ खास हालत नहीं थी इस टाइम पे कि एजुकेशन को हम फ्री कर दें, ये सब कर दें, है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए कवर हो चुका है। अब यहाँ पे क्या है कि अलग अलग टाइप के और क्या प्रेशर पड़े। अब धीरे धीरे अलग अलग टाइप के और को ये आपके सेमिनार्स हो रहे थे, सेमिनार बोलो या फिर अलग अलग टाइप के इंटरनेशनल कोवेनेंट हो रहे थे। कोवेनेंट होता है आपका समझौता टाइप में। तो इंडिया भी पार्ट था, तो इंडिया के ऊपर बाइंडिंग था। तो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स इन द ईयर 1966 ये हो गया एक। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स इन ईयर 1966 ये दूसरा हो गया।
एंड ऑल्सो द कन्वेंशन ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन इन द ईयर 1979, एक ये हो गया। फिर है नेक्स्ट कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ चाइल्ड इन 1989। तो एक चीज़ आप देख रहे हो, मतलब मान लो अगर सिर्फ मेल को एजुकेशन दे रहे हो आप, वहाँ पे फीमेल के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, तो ये गलत है। इकोनॉमिक सोशल राइट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे फिर एजुकेशन की चर्चा हुई होगी, तो ये एक अलग प्रेशर, ठीक है। सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की बात हुई थी 1966 में, उसमें एजुकेशन का जिक्र हुआ था, तो ये अलग से प्रेशर इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर। तो ये अलग अलग टाइप के जो हैं प्रेशर पड़ रहे थे इंटरनेशनल कह लो कम्युनिटी के द्वारा कि भाई एजुकेशन जो है वो फ्री होना चाहिए, एटलीस्ट एलिमेंट्री लेवल पे तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। इंटरनेशनल कम्युनिटी हैड ऑल्सो अप्रूव्ड द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 इन द ईयर 2000 एट द वर्ल्ड एजुकेशन फोरम। तो 2000 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इस चीज़ को बहुत जो है बल दिया गया कि भाई एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू UN इकोनॉमिक कल्चरल यूनेस्को, जिसे आप बोलते हो शॉर्टकट में यूनेस्को, द पोजीशन ऑफ RT 2009 वाज एट द फोर फ्रंट इन द ईयर 1990 विद इट्स एजेंडा। अब यूनेस्को का ना एक एजेंडा होता है, आपको पता है, इनके नाम में ही एक चीज़ जुड़ा हुआ है। देखिए, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कल्चरल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल की अगर हम बात कर रहे हैं तो सोशल में आपका एजुकेशन भी ऑलरेडी आएगा। तो इनके एजेंडा की अगर हम बात करें 1990s में इनके कुछ एजेंडा थे, तो उन्होंने कुछ 6 गोल्स की बात करी। क्या थे वो 6 गोल्स, ठीक है। 6 गोल्स में से जो हमारे काम का है वो देखते हैं। इम्प्रूविंग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इंश्योरिंग गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स, एथनिक माइनॉरिटीज़, डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में, मतलब ठीक है। सारी चीज़ें कहने का मतलब ये है कि आपको लिटरेसी लेवल बढ़ाना है, एजुकेशन जो है वो इक्वली मिलना चाहिए, गर्ल्स बॉयज़ सभी को मिलना चाहिए, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात करी गई है। और टू अचीव 50% इंप्रूवमेंट इन द लिटरेसी लेवल ऑफ वीमेन टू एलिमिनेट जेंडर इनइक्वालिटी इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन विद इक्वालिटी एंड गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड टू इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन स्पेशली इन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। देखिए, लिटरेसी और न्यूमरेसी में दोनों चीज़ें ना अलग अलग है। सिर्फ नाम लिखना और ये सब आना नहीं होता, ये कम्प्लीटली लिटरेसी नहीं होगी आपकी। आपको नंबर्स थोड़ा बहुत आना चाहिए। डेली लाइफ में जो भी नंबर्स आपके इंक्लूड होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये बेसिक न्यूमरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए आप देखोगे कि हम पढ़ेंगे जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे भी इसी चीज़ की बात करी जा रही है कि इंडिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो न्यूमरेसी, बेसिक न्यूमरेसी तक नहीं कर पाते, वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। तो काफ़ी प्रॉब्लम वाली बात है ना, ठीक है। तो इसी चीज़ को भी देखेंगे, ठीक है। तो ये तो एक था कि इंटरनेशनल प्रेशर किस टाइप से पड़ रहा था, यूनेस्को अलग प्रेशर डाल रहा है। 1990s के आसपास जो है वो 6 गोल्स निकाल देते हैं कि अपनी इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा अपनी लिटरेसी लेवल पे, वीमेन को भी लाना पड़ेगा एक साथ, ठीक है। तो ये प्रेशर थे जो कि पढ़ रहे थे, बाहर से पढ़ रहे थे, ठीक है। फुल एंड इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, ये सभी की बात करें यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि इंडियन का क्या पर्सपेक्टिव था राइट टू एजुकेशन के ऊपर। इंडिया में आपको पता होगा गुरुकुल सिस्टम था, लोग बच्चों को भेजते थे गुरु के पास, वो पढ़ के आते। तो ये तो पुराना सिस्टम सा हो गया, कुछ खास नहीं, ये बताने लायक नहीं था, ये आप पढ़ लेना। हम बात करते हैं कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इस बारे में कभी बात की गई थी कि भाई एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बात की गई थी कि नहीं। तो जी हाँ, बात की गई थी। आपको आर्टिकल 45 और 39 मिल जाते हैं DPSP में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, बात की गई थी। लेकिन उस हिसाब से नहीं कि 6 to 14 ईयर्स के बीच में जो भी बच्चे आते हैं उन सभी को एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री में मिलना चाहिए, ये बात नहीं कही गई थी। बात क्या कही गई थी, देखिए एक बार, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। तो ये बाइंडिंग नहीं था। देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कभी भी बाइंडिंग नहीं हो सकते आपके, वो तो ये है कि चलो भाई ये करना चाहिए, आपको करना चाहिए। मैं कहता हूँ आपको रोज़ 2 टाइम ब्रश करना चाहिए। अब आपकी मर्जी है कि यू विल बी डूइंग इट और नॉट, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर मैं ये एक लॉ बना दूँ कम्प्लीटली कि भाई जो नहीं करेगा तो इसके साथ ऐसा हो जाएगा, या फिर मैं आपका ही फंडामेंटल राइट बना देता हूँ कि आपको, मतलब जो भी है इस टाइप से अगर मैं बना देता हूँ कि आपका फंडामेंटल राइट है, तो वो चीज़ क्या है, उस चीज़ को एंश्योर करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। फॉर एग्जांपल, आज मेरे को कोई डिटेंट कर ले, मतलब मान लो कोई भी पुलिस आते हैं उठा के ले चली जाती है, तो मेरे पास राइट है कि भाई वो 24 घंटे के अंदर मेरे को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। ये सारी चीज़ें आती हैं उसमें, ठीक है। आपको कोई ऐसे बिना वारंट की गिरफ्तार नहीं कर सकता, ये काफ़ी चीज़ें हैं। कर भी लिया है तो 24 घंटे के अंदर पेश करेगा। तो ये कब आप अपने राइट्स मांगोगे, जब आप पढ़े लिखे हो, और दूसरी चीज़ ये कि आपके फंडामेंटल राइट्स होंगे, मांगोगे आप अपनी राइट्स को। तो ये दोनों चीज़ें थी। और
46 आर्टिकल में देखो तो प्रोमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन। बात तो कई की गई थी एजुकेशन की 6 से मतलब द एज ऑफ 6 ईयर, मतलब 6 साल तक के बच्चे की भाई आप उनको ऑलरेडी चाइल्डहुड केयर ये सब प्रोवाइड करवाओगे, लेकिन ये बाइंडिंग नहीं था स्टेट के ऊपर। बाइंडिंग कब होता जब इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया होता। तो मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट कब बनाया गया, 21A के तहत बनाया गया। कब बनाया गया था आपका 86th अमेंडमेंट में, ठीक है। चलिए हाँ, तो मैंने आपको ये अभी ऊपर दिखाया था कौन कौन से 2 आर्टिकल गिनवाए थे मैंने, याद कर लीजिए। आर्टिकल 45 में तो ये बोला गया कि 0 से 6 जो भी बच्चे उनको अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन मतलब मिलना चाहिए, साथ के साथ एजुकेशन भी मिलना चाहिए। मिलेगा नहीं मिलेगा टोटली डिपेंड ऑन द स्टेट की भाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हो, कितनी ईमानदार है सरकार आपकी। दूसरा आपका था 39F। तो 39F में क्या बोला गया था आपका, 1 मिनट, 39F में क्या है आपका, हाँ ये रहा 39F आपका, दैट चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर एंड इन कंडीशंस ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी एंड दैट चाइल्डहुड एंड यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट मोरल एंड मटेरियल अबैंडनमेंट। तो अब इंडिया में आप कहोगे कि इसका क्या मतलब है सर, तो इसको भी वैसे अमेंड किया गया था आपका 1976 में 42nd अमेंडमेंट के तहत। देखिए ये मेन बात क्या कर रहा है कि भाई बच्चों को अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है आपको। तो किस टाइप का एक्सप्लॉयटेशन होगा, फैक्ट्री में उनसे काम करवाया जा रहा है ये सब, है ना, तो इन सब से आपको बचाना होगा बच्चे को, ठीक है। तो ये भी बाइंडिंग नहीं था स्टेट के ऊपर। अब कोई काम कर रहा है तो स्टेट कुछ नहीं कर रही थी, ये आप जानते ही हो, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं हम कि अलग अलग चीज़ें और क्या थी इसमें। अब देखिए फर्स्ट अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑन द राइट टू एजुकेशन वाज रामामूर्ति कमेटी रिपोर्ट इन 1990। तो ये कुछ अब रिपोर्ट की हम बात करेंगे, कुछ केसेस की बात करेंगे, है ना, जो कि इंडियन पर्सपेक्टिव में ये सारी चीज़ें, जो कि आर्टिकल कहीं पे आर्टिकल 21A के तहत कुछ केस की हम बात करेंगे या फिर कुछ कमिटीज़ की बात करेंगे। मतलब इंडिया में क्या क्या हो रहा था जनरली इस एक्ट को लेके, मतलब RTE का जो पीछे का पूरा बैकग्राउंड है, आया कब ये आपको भी बताया मैंने, 2009 में फ्रेम हो गया, 2010 में जो है कम्प्लीटली इनेक्ट कर दिया गया। लेकिन पीछे की तो हिस्ट्री जाननी है हमें। तो फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो राइट टू एजुकेशन वो को लेके बना था आपका, मतलब मिलेगा आपको, वो मिल जाएगा आपको ये वाला कमेटी जो आपको मैंने बताया था, रामामूर्ति रिव्यू कमेटी। 1990s में इसका गठन किया गया था। तो इसने क्या किया था, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जो 1986 में आपका NEP आया था, NPE जिसे आप बोल लो, अभी NPE वैसे चेंज हो गया, 2020 वाला आ गया आपके पास। तो 2 कमेटी थी जिन्होंने इसको रिव्यू किया था, तो ये थे इसमें, ठीक है। तो मेन चीज़ ये बोला गया था, डिस्पाइट एफर्ट एट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अ मेजर ऑफ आवर पीपल कंटिन्यू टू रिमेन डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। मतलब एजुकेशन की बात करी जा रही है कि इतना कुछ मेहनत, मतलब काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ है इकोनॉमिकल सोशल, लेकिन आज भी जो है काफ़ी लोग जो हैं एजुकेशन से डिप्राइव्ड हैं, है ना, एजुकेशन से डिप्राइव्ड हैं। तो इस चीज़ के बारे में पहली बार जो है बात किया गया था। और विच इज़ वन ऑफ द बेसिक नीड, जो कि बेसिक नीड भी आपका गवर्नमेंट अकॉर्ड्स द हाईएस्ट प्रायोरिटी टू एजुकेशन बोथ एज ह्यूमन राइट, मतलब ये सब की बात की गई इसमें आपका। फिर मेन इसमें वैसे हुआ क्या था, इस कमेटी को गठन किया गया था आपका, जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है उसको रिव्यू करने के लिए बिठाया गया था। तो 2 कमेटीज थी आपका, एक तो ये था 1986 वाला, उसके बाद 1990s में इसका हुआ था। 1986 देखो, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये तो 1986 में आ गया। अब इसको रिव्यू करने के लिए 2 कमेटीज थी आपकी, रामामूर्ति कमेटी 1990 और 1992 में ये जनार्दन रेड्डी कमेटी, ठीक है। तो मेन क्या है, इन्होंने इस चीज़ के बारे में उठाया, इस बारे में बातचीत करना शुरू किया कि भाई कैसे जो है आज तक इंडिया में जो है काफ़ी लोग जो है डिप्राइव्ड है एजुकेशन सेक्टर में। तो ये बात की गई थी इसमें, ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाले पार्ट में। कहने का मतलब ये था। तो ये एक बैकग्राउंड आपको मिला कि फिर इंडिया में भी डिस्कस हो रही चीज़ें, इंटरनेशनल प्रेशर पड़ रहा था बाहर से, ठीक है। उसके बाद 1993 का जो है उन्नी कृष्णन जो और स्टेट ऑफ आंध्रा के बीच में जो है केस हुआ, तो उसमें ये पाया गया कि भाई ठीक है, एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट फ्लोइंग फ्रॉम आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 को जो है उसमें जो है एजुकेशन को माना गया कि हाँ ये एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए। मैंने आपको बताया था ऊपर भी कि सिर्फ खुली हवा में सांस लेना दैट इज़ नॉट लिबर्टी। आपको लिबर्टी को
पढ़ने मतलब उससे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने राइट्स जान पाओ। वो कैसे जानोगे आप? जब पढ़ोगे। तो दैट इज़ योर, आप अपने राइट्स को कम्प्लीटली इन्जॉय ही तब कर पाओगे जब आप पढ़े लिखे हो। और ये आपकी पर्सनल मतलब ये आपकी एक ट्रू आइडेंटिटी होगी, ट्रू लिबर्टी होगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट जो है केस था आपका तपस मजूमदार कमेटी, जिसको फ्रेम मतलब गठित किया गया था 1999 में। और किस लिए गठित किया गया था? ताकि आर्टिकल 21A को जो है इंसर्ट करवाया जा सके। कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में। 86th अमेंडमेंट में 2002 में जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट को जो है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इनेक्ट कर दिया गया। मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में। उससे पहले 21A एग्जिस्ट नहीं करता था। और 21A को एग्जिस्ट करवाने में हेल्प किसने करी? तापस मजूमदार कमेटी ने। द सेम अमेंडमेंट यानी कि 86th अमेंडमेंट की बात करा जा रहा है कि 21A को जो है फंडामेंटल राइट बना दिया गया। और 6 से 14 ईयर्स के बीच में जो भी बच्चे थे उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात फिर कह दी गई, ठीक है। 86th अमेंडमेंट ही, अब मान लो हम सिर्फ बोल दें कि बच्चों को जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा। और ये कब बोला था? 2002 में। हम सिर्फ बोल के छोड़ दें, होगा क्या? कैसे उसको करना है? कैसे 6 से 14 साल के बच्चों को जो है कंपलसरी एजुकेशन देना है? इसके ऊपर हम कुछ रूल रेगुलेशन ना बनाए तो क्या वो एजुकेशन उनको मिल पाएगी? कुछ और अलग से लॉ बनाना पड़ेगा ना, हमें कोई लॉ बनाना पड़ेगा। तो इसी के कारण जो है 86th अमेंडमेंट ने राह दिखाया आपके राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को। बीज बोया गया था इंटरनेशनल प्रेशर से, यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 से। अब हम 86th अमेंडमेंट जब हमने कर दिया तो अब हमें पता लगा कि नहीं, अब हमें एक RTE की ज़रूरत पड़ेगी, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में, जिसमें कम्प्लीटली लेजिस्लेशन होगा भाई कैसे फॉलो करवाना है, क्या होगा क्या नहीं। तो 2008 में ड्राफ्ट बिल तैयार हो गया था, 9 तक आया, लोकसभा राज्यसभा पास होते होते 10 में कम्प्लीटली लागू कर दिया गया स्टेक होल्डर्स के लिए, आम जनता के लिए, ठीक है। देख सकते हो 21A क्या बोलता है? द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 14 ईयर्स इन सच मैनर एज द स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन। तो भाई लॉ के बारे में बात की गई, तो यही तो लॉ था जो कि आपका ये बना। कह रहे भाई किसी भी तरीके से आपको एक लॉ की तरीके से जो है आपको इनेक्ट करवाना पड़ेगा, ये जो हम बात बोल रहे हैं 6 से 14 साल के लिए। तो उसी के लिए फिर जो है RTE जो है एक्ट लाना पड़ गया गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये आप सब ने देखा किस तरीके से जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट को जो है लाया गया। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दोबारा नहीं डिस्कस करते। टाइमलाइन थोड़ा देख लीजिए। RTE एक्ट 2009 जो बना कम्प्लीटली, जिसे 2010 में लागू कर दिया, उसके पीछे की टाइमलाइन क्या है? 2002 में सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया अभी, कि 86th अमेंडमेंट हुआ जिसमें ये बोला गया कि भाई 21A को इंसर्ट करा जाए, ठीक है। इसे इंसर्ट किया जाना चाहिए, 6 से 14 साल के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन मिलना चाहिए। अक्टूबर 2003 में क्या हुआ कि रेडी ऑन अनाउंस ऑन दिस वेबसाइट 2003 में, मतलब देख सकते हो आप, पहला ड्राफ्ट जो है वो ड्राफ्ट ऑफ द लेजिस्लेशन जो है वो उसको एनविसेज कर दिया गया, ठीक है। नाम रखा गया था विजुअली, स्टार्टिंग में इसका था फ्री एंड रिक्वायर्ड एजुकेशन फॉर यंगस्टर्स बिल 2003, ये नाम था स्टार्टिंग में इसका। 2004 की बात करते हैं, थोड़ा और चेंज आया इसमें। इन दिस वे कंटेम्पलेटिंग द रिकमेंडेशंस गॉट इन दिस ड्राफ्ट। अब देखो ड्राफ्ट जब आएगा कुछ खामियां होंगी, सुधारा जाएगा। तो 2004 में इसको फिर सुधारने की बात, मतलब सुधार की प्रक्रिया जो है फिर से चालू हुई। तो चेंज ड्राफ्ट जो है फिर वो उसका नाम रखा गया फ्री एंड रिक्वायर्ड एजुकेशन बिल 2004। फिर 2005 में अगर हम बात करें केब की, केब क्या होता है? सेंट्रल अरेंजिंग लीडिंग बॉडी ऑफ एजुकेशन एडवाइजरी ग्रुप। ये एक एडवाइजरी ग्रुप था, सेंट्रल अरेंजिंग लीडिंग बॉडी ऑफ एजुकेशन, स्पेशल बनाया गया था, गठित किया गया था, केब बोल लो आप, ठीक है। क्या करने के लिए? एडवाइस देने के लिए एडवाइजरी ग्रुप था। राइट टू एजुकेशन बिल फिर जो है इसका नाम रख दिया गया। और इसको इन्होंने जो भी एडवाइस दिया, जो भी इन्होंने बनाया, रिपोर्ट भेज दिया गया MHRD को, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब 2006 की हम बात करते हैं। जो भी कमीशन ने, मतलब जो भी, अब 2006 की बात कर रहे हैं, जो भी कुछ खामियां थी इसमें, सबसे बड़ी खामियां ये आ रही थी, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। कि वैसे 2006 में देख सकते हो, कमीशन कमिटी रिजेक्टेड द बिल साइटिंग द शॉर्टेज ऑफ फंड्स एंड अ मॉडल बिल वाज सेंट टू स्टेट्स फॉर क्रिएटिंग द मैंडेटरी अरेंजमेंट्स। सारा कुछ 86th अमेंडमेंट के बाद हो रहा था ये सारा कुछ। स्टेट्स के पास फंड की कमी थी, है ना। तो ये कमी थी, तो कमी रहती है। अब मैंने आपको बताया था इंडिया की कंडीशन उस टाइम पे अच्छी नहीं थी, ठीक है।
तो 2009 की बात करते हैं। अब क्या है, सुधार हो वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे 2009 की बात करते हैं। तो द फ्री एंड मैंडेटरी एजुकेशन बिल 2008 हैंडेड इन एवरी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। 2009 तक में सारा कुछ जो है हो गया। लोकसभा राज्यसभा कंसेंट अगस्त में मिल गया था प्रेसिडेंट का। 1 अप्रैल 2010 में कम्प्लीटली 21A के तहत 21A का सहारा लेके और RT को जो है कम्प्लीटली इफेक्ट में ला दिया गया। क्योंकि सिर्फ फंडामेंटल राइट को लिख देना इज़ नॉट द राइट। मेन चीज़ ये है कि वो एक लॉ भी तो होना चाहिए उसको एनफोर्स करवाने के लिए। तो इसलिए RT एक्ट को जो है वो लागू करवा दिया गया पूरे ऑल ओवर इंडिया में 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, आगे मैं वैसे बात करूँगा, आपको आगे वाले पार्ट में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या था, इस बिल में, सॉरी इस एक्ट में क्या क्या था। ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे आगे आने वाले लेक्चर में अपने। ठीक है, बहुत कुछ है सीखने को, क्या इसमें क्या क्या खामियां थी, क्या क्या देखिए शॉर्टकमिंग क्या थे, सुझाव क्या दोगे आप, मतलब क्या सुझाव दे सकते हो, आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, कौन कौन से केसेस जुड़े हैं इससे। ये सारी चीज़ें जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पार्ट 2 में, है ना। अभी के लिए हम विदा लेते हैं, बट विदा लेने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और आइडिया दे दूँ। आप पूछोगे कि सर ऐसा क्या हो गया अचानक, जब स्टेट के पास फंड की कमी थी तो ऐसा क्या हो गया अचानक स्टेट्स रेडी हो गए। तो उसका रीज़न सुनिए। ठीक है, थोड़ा सा रीज़न दे देता हूँ मैं आपको। देखिए, सेंटर ने जो है अपना खर्चा वो मान लिया कि हम ज़्यादा करेंगे। पहली बात हुआ था कि हम 65-35 करेंगे, सेंटर जो है 65 कर लेगा, स्टेट जो है 35 करेंगी, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में आता है एजुकेशन आपका। ये नहीं कि सिर्फ सेंटर ही खर्चा करेगी या फिर स्टेट ही खर्चा करेगा, दोनों के पार्ट में आता है, दोनों के हिस्से में कंकरेंट लिस्ट में होने के कारण। तो हुआ क्या, 65-35 की बात हुई कि स्टार्टिंग में हम इतना देंगे, तुम इतना देना, 65% हम देंगे, 35 तुम देना। बाद में ये बोला गया कि नहीं चलो, मतलब बीच में ही कुछ दिनों बाद बोला गया कि हम 50-50 देंगे, दोनों 50-50, तुम 50 मैं 50। फिर बाद में क्या है कि स्टेट्स ने फिर जो है कुछ स्टेट्स डिफ़ॉल्ट कर दी, मतलब कुछ स्टेट्स ने जो है डिफ़ॉल्ट कर दिया, मतलब नहीं कर पाई वो सबमिट, उतना नहीं दे पा रही थी वो पैसे। तो अब क्या उसको जान लोगे आप, स्टेट्स की जान थोड़ी ले लोगे। पंजाब वगैरह ये कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो डिफ़ॉल्ट कर रहे थे, नहीं दे पा रहे थे पैसा, उतना खर्च नहीं कर पा रहे थे। तो इनएक्टमेंट तो नेसेसरी था उस टाइम पे। तो फिर सेंटर ने अपना जो है खर्चा बढ़ाया था, वो 68 कर लिया था, 68%। ठीक है, और इसके अलावा फिर आपको पता ही है इधर उधर से गवर्नमेंट तो कर ही सकती है कुछ ना कुछ, और इंटरनेशनल प्रेशर था तो वो भी करना था। तो इस कारण से क्या हुआ, इंडिया उन 135 देशों की लिस्ट में आ गया जहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री हो गया था 2010 में ही। ठीक है, तो होप सो कि आपको ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। ये लेक्चर मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया था, माई सेल्फ संतोष, मैंने आपको स्टार्टिंग में बनाया था। एंड फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन वट एवर यू थिंक अबाउट दिस RTE एक्ट, what would have happened if this act would not have came into the force। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए क्वेश्चन हैं जो कि आपको जवाब देना है। होप सो कि आपको ये काफ़ी पसंद आया होगा। कमेंट करना ना भूलें। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है वो सारी चीज़ें क्या करनी है आपको। और ये जो भी बीएड कर रहे हैं, जो बीएड नहीं भी कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। जो डेट्स बताई जा रही हैं वो भी याद कर लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा। डेटा जो भी बताया जा रहा है वो भी याद कर लीजिए। ठीक है, सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग सेशन। प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। कैसे आप अलग लोगों की जो है काफ़ी गरीब बच्चों की मदद कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, वो हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में RTE एक्ट 2009 की हेल्प से। ठीक है, उनको आप स्कूलों में एनरोल करवा सकते हो। अगर आपको कोई भी ऐसा बच्चा दिखता है तो ये भी चीज़ हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इंतज़ार कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।